This meeting is being recorded. चलो ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जो लास्ट टाइम हमने चार्ट वगैरह बनाए थे वो बन गए थे, कोई इश्यू तो नहीं? कोई इश्यू तो नहीं ना उसमें? ठीक है, इस तरीके से मैप बन गया था मेरा, राइट? इस तरीके से मेरा मैप बन गया था, है ना? कोई इशू नहीं ना? ठीक है। अब पहले ना एक काम करते हैं, जैसे स्टार्टिंग में एक तो नॉर्मल चार्ट्स हैं और एक पिवट चार्ट्स हैं। तो पिवट चार्ट्स का टॉपिक खत्म कर लेते हैं, उसके बाद नॉर्मल चार्टिंग पे आते हैं। ठीक है, कोई 2 क्लास ऑलरेडी चार्टिंग की हो गई है एंड कुछ भी किया नहीं है हमने खास, ठीक है ना? तो पिवट चार्ट का टॉपिक खत्म करते हैं। तो मैं वापस आता हूँ अपने इसी वाले पे। मैंने एक पिवट चार्ट बना रखा है, हमने बनाया था वाला पिवट चार्ट, याद है आपको? है ना? जैसा भी है कोई बात नहीं, सीखना ही है, ठीक है। अब इसके ऊपर ना मैंने एक चार्ट डाला हुआ है, कुछ ज्यादा किया नहीं। सो जो मैंने प्लॉटिंग करी है वो करी है मैंने की। ये वाला पार्ट होता है, तो आपको चार्ट बनाने का पार्ट होता है कि आपको चार्ट के अंदर डेटा एक्चुअली कौन कौन सा चाहिए, किस किस चीज के हिसाब से आपको डेटा चाहिए, राइट? जो यहाँ पे हम वैल्यूज डालते हैं, जो भी करते हैं, वो सब सिर्फ इसलिए होता है कि आपको कौन सा डेटा कहाँ पे चाहिए ये बताने के लिए होता है, ठीक है? इसके अलावा आपके पास एक पिवट चार्ट के अंदर या नॉर्मल चार्ट के अंदर भी 3 और चीजें होती हैं, ठीक है? फॉर्मेटिंग, डिजाइनिंग एंड एनालिसिस, ठीक है? सो फॉर्मेटिंग एंड डिजाइनिंग काफी छोटे छोटे टॉपिक है, एनालिसिस थोड़ा सा मतलब 5-10% बड़ा टॉपिक है, तो फटाफट आज को वही करते हैं, ठीक है? तो जब आप एक चार्ट के ऊपर सिलेक्टेड होता है आपका चार्ट और आप ऊपर देखोगे तो 3 नए ऑप्शन दिखते हैं आपको, पिवट चार्ट एनालिसिस, देन डिजाइन एंड फॉर्मेट, ठीक है? तो सबसे पहले फॉर्मेट पे जाते हैं, ओके? सबसे पहले आ गया फॉर्मेट। फॉर्मेट से शुरू करूंगा, देन डिजाइन, देन एनालिसिस पे आते हैं, ठीक है? तो फॉर्मेट के अंदर जो आपकी ऑप्शंस होते हैं, दैट इज फॉर कि आपका जो टेक्स्ट है वो किस तरीके से बिहेव करेगा, ठीक है? सबसे पहले तो जो आपका टेक्स्ट है वो किस तरीके से बिहेव करेगा, जो आप नॉर्मल फॉर्मेटिंग करते हो ना, कि फॉन्ट चेंज कर दिया, इफेक्ट डाल दिए, आउटलाइन चेंज कर दी, कलर चेंज कर दिया, वो सब होता है यहाँ पे, ठीक है? तो जैसे मैं यहाँ पे देखूंगा, तो देखो हाँ ठीक है, सॉरी, ठीक है? जैसे मैंने इस पे सेलेक्ट किया, जो नॉर्मल वाला ही है, मैंने इस पे सेलेक्ट किया, मेरा टेक्स्ट ब्लू हो गया, है ना? मैंने ग्लो आउट करवाया, मेरा टेक्स्ट ग्लो आउट हो गया, राइट? इस तरीके से होता है, ठीक है? इसके बाद मैं यहाँ से अपना कस्टम कलर भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। लेट्स से आई वांट समथिंग सम सॉर्ट ऑफ ऑरेंज कलर, तो मैं वो डाल सकता हूँ यहाँ से, ठीक है? या फिर मेरे को टेक्स्ट चाहिए ही नहीं तो गायब हो जाएगा, यहाँ से नो फिल कर दूंगा अगर मैं, ठीक है? तो टेक्स्ट गायब ही हो जाएगा, राइट? उसके बाद मैं पिक्चर्स डाल सकता हूँ, ग्रेडियंट्स डाल सकता हूँ, काफी कुछ डाल सकता हूँ कि मतलब मेरे को टेक्स्ट में ग्रेडियंट चाहिए कुछ इस तरीके से कि सिंगल कलर नहीं चाहिए, वो ना ऐसे मल्टी कलर टाइप का बन जाए, वो डाल सकता हूँ। टेक्सचर्स डाल सकता हूँ, कोई भी टेक्सचर डालूंगा उसके हिसाब से मेरा टेक्स्ट बन जाएगा, ठीक है? जो बेसिकली आपके एक्सेल के अंदर नॉर्मल फॉर्मेटिंग होती है ना, चार्ट के अंदर आप फॉर्मेट के अंदर आके करते हैं वो चीज, ठीक है? काफी बेसिक चीजें हैं, है ना? एक्सेल में जो नॉर्मल होम में जाके जैसी चीजें होती हैं, पता ही होगा वो सब, है ना? इसके अलावा मेरे पास वही है कि ये मेरी आउटलाइन है कि मेरे टेक्स्ट की आउटलाइन कैसी होगी, मेरा टेक्स्ट का कलर था, ठीक है? और ये मेरा टेक्स्ट का इफेक्ट्स है कि शेडो आएगी नहीं आएगी, ग्लो करेगा नहीं करेगा, ठीक है? जिस भी तरीके से मेरे को बनाना है उस तरीके से मैं बना सकता हूँ, ठीक है? इसके जस्ट साथ में लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास आता है शेप स्टाइल्स, ठीक है? जो हमारा चार्ट है दैट इज अ रेक्टेंगुलर शेप, दैट इज एन रेक्टेंगुलर शेप, है ना? तो उसकी क्या मेरे को आउटलाइन चाहिए और मैं अलग अलग कलर्स पे जाता हूँ तो मेरे को अलग अलग कलर की आउटलाइन दिख रही है ना? यहाँ से मैं फिल चेंज कर सकता हूँ कि बाय डिफॉल्ट चार्ट का बैकग्राउंड है दैट इज व्हाइट, उसको मेरे को किसी और कलर का करना है, इस तरीके से
मैं उसके कलर्स चेंज कर सकता हूँ पूरे पूरे, ठीक है। देन यहाँ पे शेप आउटलाइन में और मेरे को स्पेसिफिक कलर चाहिए कोई, यहाँ से वो सब कर सकता हूँ, ठीक है। इसके अंदर भी वेट की कितनी मोटी मेरे को आउटलाइन चाहिए, किस फॉर्मेट में मेरे को आउटलाइन चाहिए कि स्ट्रेट लाइन हो, कर्वी लाइन हो, थोड़ी सी विगली लाइन हो, जो भी है अलग अलग स्टाइल्स हैं ये, है ना। इसके डैशेज है कि लाइन में वो कॉन्टिन्यूस लाइन चाहिए, डॉटेड लाइन चाहिए, कैसी लाइन चाहिए, वो सब है ये, ठीक है। एंड उसके बाद आपके पास अगेन शेप के यहाँ पे इफेक्ट आते हैं कि मेरे को शेडो चाहिए नहीं चाहिए, ग्लो चाहिए नहीं चाहिए, एजेस कैसे चाहिए, है ना, ठीक है। ये तो बेसिक सिर्फ विजुअली दिखाने वाली चीजें है, इससे कुछ ऐसा खास फर्क पड़ता नहीं है, ठीक है। कि आप अगर एक रिपोर्ट प्रिपेयर कर रहे हो तो उस रिपोर्ट के अंदर जो कोई चार्ट वगैरह रहते हैं वो बेसिकली सेम थीम के रहते हैं, राइट। तो उस वजह से ये सारी चीजें अवेलेबल होती है हमारे पास, ठीक है। कि भी लेफ्ट साइड पे अगर मैं चला जाऊं तो यहाँ पे इंसर्ट शेप का ऑप्शन है ना, यहाँ से मैं शेप्स इंसर्ट कर सकता हूँ। जैसे मेरे को एक लाइन इंसर्ट करनी है, तरीके से एक लाइन इंसर्ट हो गई मेरी, है ना। ये टेबल में नहीं होता ना फॉर्मेट वाला ऑप्शन, टेबल फॉर्मेट वाला ऑप्शन है तो उसमें सिर्फ डिजाइन होता है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे अगर मैं इसमें था, यहाँ से मेरी शेप इंसर्ट हो जाएगी। लेट्स से मेरे को ट्रायंगल डालना है, सो आई जस्ट क्लिक हियर, एक ट्रायंगल इंसर्ट हो गया मेरा। किसी भी पर्पस के लिए यूज हो सकता है कि मान लो मेरे को मार्किंग करनी है, मेरे को कुछ शेप दिखानी है, किसी बार के ऊपर कुछ प्लेसमेंट करनी है, कुछ भी करना है, ठीक है। तो उसके लिए हम ये सब यूज कर सकते हैं। और जैसे ही मैं फिर शेप डल गई है तो शेप फॉर्मेट का अलग से खुल जाता है कि मेरे को उसका फेल, उसकी आउटलाइन कैसी क्या चाहिए, तो वो सब भी कर सकते हैं फिर आगे, है ना। अब मैं शेप हटाता हूँ, ठीक है। दोबारा फॉर्मेट में जाते हैं। सबसे पहले आता है आपके पास कि उसके भी लेफ्ट में इंसर्ट शेप्स के लेफ्ट साइड पे आपके पास आता है कि आपको ना कि जो ऑप्शंस है वो किस हिसाब से चाहिए, ठीक है। तो कौन सा सिलेक्शन ऑफ ऑप्शंस चाहिए। तो मैं जैसे अभी चार्ट एरिया सेलेक्टेड है, मैं कुछ और चेंज करूंगा, बटन कैटेगरी में चला गया तो मेरे ये वाले ऑप्शंस बंद हो गए, है ना। किसमें कौन से ऑप्शंस हम यूज कर सकते हैं, दैट इज दोस, ठीक है। प्लॉट एरिया पे जाऊंगा तो ये सब आ जाता है, ठीक है। देन चार्ट एरिया पे चार्ट का जाता है ना, ठीक है। इस तरीके से होता है। उसके बाद ये रीसेट टू मैच स्टाइल, कि आपका जो स्टाइल है वो रीसेट हो जाता है बेसिकली। एंड देन फॉर्मेट सिलेक्शन है कि आपको उसको अलग से मतलब सुपर एक फॉर्मेटिंग का पैनल चाहिए, उसके लिए फॉर्मेट सिलेक्शन आ जाता है। ऑप्शंस ज्यादा आपको वही मिलेंगे जो ऊपर है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा और डेप्थ में जा सकते हो, ठीक है। बंद कर देता हूँ। एंड ये ब्रिंग फॉरवर्ड है। जैसे आप मान लो मल्टीपल चार्ट्स पे वर्क कर रहे हो, ठीक है। आपने दो चार्ट हो गए, ओवरलैप कर रहे हैं, ठीक है। अब आपके पास इनफ स्पेस ही नहीं है कि आप उसके लिए साइड में करके कहीं से देख सको, और आप सिर्फ ना एनालिसिस कर रहे हो, आप रिपोर्ट प्रिपेयर नहीं कर रहे उस केस में। तो आपको जब पिछला चार्ट देखना हो तो आप उसको ब्रिंग फॉरवर्ड कर लोगे, उसको ब्रिंग बैकवर्ड चला जाएगा वो, है ना। अगर पीछे वाला सॉरी आगे वाला पीछे भेजना है तो सेंड बैकवर्ड कर दोगे, है ना। सबसे नीचे होता है सिलेक्शन पेन, ठीक है। कि कौन सा चार्ट मेरे को विजिबिलिटी कैसे चाहिए, इसको मैं हाइड वगैरह कर सकता हूँ यहाँ से, ठीक है। काफी सिंपल चीजें हैं, इतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीजें हैं ही नहीं, है ना। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हम दोबारा फॉर्मेट पे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद लास्ट में मेरा अलाइनमेंट है, चार्ट की मेरे को अलाइनमेंट कैसे चाहिए। अब ये अलाइनमेंट की कोई भी ऑप्शन नहीं आई है क्योंकि ये जो चार्ट है ये इसमें अलाइनमेंट सपोर्टेड नहीं होती। इस चार्ट में अलाइनमेंट सपोर्टेड होती है तो उसमें वो अलाइनमेंट के ऑप्शन आपको दे देगा। यहाँ पे आपको दो ऑप्शंस जो मिल रहे हैं, दैट इज स्नैप टू ग्रिड एंड स्नैप टू शेप, ठीक है। तो स्नैप टू ग्रिड का मतलब कि एक इनविजिबल बैकग्राउंड ग्रिड होती है, मतलब ऐसे रोज एंड कॉलम्स की लाइंस की ग्रिड होती है, ताकि आपका ना जो भी आप एलिमेंट इसमें डाल रहे हो वो पर्टिकुलर प्लेसेस पे शिफ्ट हो जाए। जैसे अपने फोन्स के अंदर आप विजेट्स डालते हो, फोन के अंदर होम स्क्रीन पे विजेट्स डालते हैं, आइडिया होगा, नहीं आइडिया है। अरे हाँ, वो टाइम जो हाँ टाइम वगैरह होम स्क्रीन में लगाते हैं जैसे, है ना। तो उसका ऐसा तो नहीं है कि मैं जहां मर्जी प्लेस कर सकता हूँ। वो रहता है कि इतना पहला पार्ट है, फिर दूसरा पार्ट है, यहीं पे प्लेस होएगा वो, है ना। तो उसी को हम स्नैपिंग टू ग्रिड कहते हैं कि मतलब स्पेस एलोकेटेड है कि यहीं पे डल सकता है ये। ऐसा नहीं है कि मैं ऊपर वाले और नीचे वाले के बीच में डाल दूं, वो जाएगा ही नहीं बीच में। रिलेट कर पा रहे होगे ना आप, आ रहा है समझ। स्नैप टू ग्रिड करने पे क्या चेंज आएगा इसमें? इसमें अभी कुछ नहीं चेंज आएगा, इसमें कुछ नहीं चेंज आएगा अभी।
स्नैप टू ग्रिड जैसे मैंने किया ना, तो लेट्स से मैं मूव करता हूँ, देखो दिख रहा है क्या फर्क आ रहा है? नहीं दिखा? देखो अभी मैं लेट्स से आई वांट कि इस तरीके से आपको ग्रिड विजिबल भी नहीं होगी ना इसकी, देखो और एक बार स्नैप टू ग्रिड हटा दिया, ठीक है। अब इसकी मूवमेंट देखो, फ्री मूवमेंट है ना। अब स्नैप टू ग्रिड ऑन करके अब इसकी मूवमेंट देखो, लैगिंग मूवमेंट है, वो पीछे एक इनविजिबल ग्रिड होती है उसके ऊपर स्टिक कर रहा है चार्ट, ठीक है। ये चीज ना जब मैं शो कर रहा हूँ तो इतनी ज्यादा अच्छे से विजिबल नहीं हो पाएगी आप लोगों को, एक बार खुद करके देख लो इस चीज को। स्नैप टू ग्रिड क्या है, तो जब आप खुद करोगे ना तब आप अपने हाथ को कैसे मूव कर रहे हो एंड चार्ट कैसे मूव हो रहा है उसमें जो डिफरेंस आता है वो पता लगेगा आपको कि स्नैप टू ग्रिड एंड ऑन में ऑफ में क्या डिफरेंस है, ठीक है। हाँ, करके देख लो, साथ ही क्लियर हो जाएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर होगा कहाँ पे इसका क्या यूज कहाँ है? इसका यूज तब होता है जब आपको ना बहुत सारे चार्ट्स वगैरह बनाने हैं, आपको एक प्रॉपर रिपोर्ट जनरेट कर रहे हो एंड उसके अंदर आपने बहुत सारे चार्ट्स वगैरह लगा रखे हैं एंड यू डोंट वांट कि मैं हर एक चीज को ना मैन्युअली देख देख के कि हाँ यहाँ पे इतना सेंटीमीटर है, यहाँ पे इतना सेंटीमीटर करके करूँ, तब ग्रिड में प्लेस करते चले जाओगे चीजों को ना, तो वो हर एक स्पेसिंग ऑलरेडी इक्वल आउट होती है। पर ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना कि एक शीट पे एक से ज्यादा चार्ट बन जाए। क्यों? बन जाए क्या? हाँ जैसे ये वाला, जैसे पाई वाला और मैप दिखाना है तो दोनों हो जाएगा। हाँ ना, मैं कर रही थी, मेरा तो नहीं। जाके ग्रिड चार्ट लेट्स से मेरे को पाई चार्ट चाहिए, ये वाला चाहिए, ओके आ गया, तो मैं कहीं तो प्लेस कर लूंगा, आ गया लो सिंपली इसी तरीके से देखिए तेरी ना सकते हो, इसको लिमिट वगैरह नहीं है इसके, ठीक है। तो इसलिए होता है, जैसे देखो स्नैप टू ग्रिड ऑन था मेरा, देख रहे हो इसके बीच में स्पेसिंग वगैरह एकदम इक्वल आउट हो गई है, प्रॉपर स्पेसिंग दिख रही है, रैंडमली ऐसे ही नहीं मेरा प्लेस है ना, तो ये वाला फर्क होता है, ठीक है। क्लियर है? क्लियर है, फॉर्मेटिंग क्लियर है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट वन आपका डिजाइनिंग पे, ठीक है। डिजाइनिंग में क्या है कि सबसे पहले तो जो सबसे बड़ा पैनल है उसके बारे में बात करते हैं, वी हैव इफेक्ट्स, ठीक है, स्टाइल्स। जो यहाँ पे जाते हो तो ये आपके स्टाइल्स हैं डिफरेंट डिफरेंट, तो जैसे ये वाला बाय डिफॉल्ट मेरा स्टाइल था, तो इस तरीके से दिखा सकता हूँ, इस तरीके से दिखा सकता हूँ, ये अलग अलग मेरे स्टाइल्स हैं कि मेरे को किस तरीके से मेरे चार्ट को शो करना है, ठीक है, कि मेरे को किस तरीके से मेरे चार्ट को शो करना है, ठीक है, ये वही स्टाइल्स है, ठीक है। इसमें यहाँ पे आप जाओगे आपके पास और बहुत सारे स्टाइल्स आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे पास अवेलेबल स्टाइल्स हैं कि मेरे को ऐसा दिखाना है या ऐसा दिखाना है, इस तरीके से दिखाना है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका रिपोर्ट का थीमिंग क्या है, आप रिपोर्ट किस तरीके से जनरेट कर रहे हो, किस तरीके से वर्क कर रहे हो, उन सब पे डिपेंड करता है ये चीज, ठीक है, ठीक है ना। ये होती है स्टाइलिंग। उसके बाद जो ये लेजेंड है, राइट, कि मैं बस जो डार्क चॉकलेट है, थोड़ा सा जूम कर दूं, मेरे पास डार्क चॉकलेट दैट इज ब्लू कलर, मिल्क इज योर दिस ऑरेंज कलर एंड व्हाइट इज योर ग्रे कलर, और मेरे को ये चेंज करना है, सो आई कैन गो टू चेंज कलर्स, ठीक है। इसके अंदर मैं अपना पैनल चूज कर सकता हूँ कि किस तरीके का पैनल मेरे को चाहिए, मैं अपना पैनल चूज कर सकता हूँ किस तरीके का पैनल मेरे को चाहिए, ठीक है। यहाँ से मैं इसके कलर चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे जो इसके लेफ्ट कस्टम ऑप्शन भी होते हैं इसमें, कस्टम ऑप्शंस भी होते हैं, वो आपको यहाँ पे इस तरीके से क्लिक करोगे, यहाँ पे आ जाता है एलिमेंट, हाँ ये रहा, ठीक है। अब इसमें अगर मैं फिल चेंज करूंगा, लेट्स नो फिल किया, तो इसके अंदर ऐसे एक एक को आप चेंज भी कर सकते हो, ठीक है। वो फिर आपको ना एक एक एलिमेंट मैन्युअली करना पड़ेगा, कि यहाँ पे जैसे आपने नो फिल किया तो यहाँ पे जाके वही सेम, जैसे आपने यहाँ पे रेड कर दिया मान लो इसे, यहाँ पे भी रेड बनाना पड़ेगा, हर एक के अंदर रेड बनाना पड़ेगा, ठीक है। उस तरीके से आप डिजाइन प्रॉपर इन डेप्थ कर सकते हो एक एक बार का, ठीक है। तो अभी मैं इसे कंट्रोल जेड कर लेता हूँ, ठीक है। अब उसके बाद जब हम लेफ्ट हैंड साइड पे आते हैं तो हमारे पास है चार्ट लेआउट्स, ठीक है। चार्ट लेआउट्स क्या होते हैं? चार्ट लेआउट्स आर कि आपको इसके अंदर जो एक्सिस है, जो प्लेसमेंट है, उसके ऊपर जब वर्क करना होता है, ठीक है। दोबारा चेक कर लेता हूँ, हाँ, चार्ट लेआउट्स में होता है कि आपको जो एक्सिस वगैरह है उस पर वर्क करना है, तो सबसे पहला ऑप्शन जो है इसके अंदर हमारे पास है दैट इज ऐड चार्ट एलिमेंट,
कि मेरे को इसमें कुछ और एलिमेंट ऐड करना है। तो इसके अंदर मेरे पास एक्सेस होते हैं कि मैं प्राइमरी हॉरिजॉन्टल एक्सिस डाल सकता हूँ, प्राइमरी वर्टिकल डाल सकता हूँ। ठीक है, अभी दोनों अवेलेबल है मेरे पास, तो यहाँ से हटेगा, अगर वो मैं हटाना चाहूंगा ना तो यहाँ से हटेगा। यहाँ ना मोर एक्सिस ऑप्शन भी होते हैं। ठीक है, हाँ, यहाँ से बेसिकली इन वाले ऑप्शन को यूज करके आप मल्टी एक्सिस ग्राफ भी बना सकते हो। मल्टी एक्सिस ग्राफ पता है क्या होता है? नहीं आइडिया? मल्टी एक्सिस ग्राफ है कि जब आपके ना दो एक्सिस पे प्लॉटिंग हो रही होती है, कि जैसे अभी तो वी हैव एक्स एंड वाई। अब लेट्स से मेरे को ना इस साइड भी एक एक्स डालना है, सॉरी एक वाई डालना है। समझ आया? नहीं आया समझ? ऐसा है पॉसिबल? पॉसिबल है, क्यों नहीं पॉसिबल है? मतलब एक्सेल के अंदर ज्यादातर मल्टी एक्सिस ग्राफ पे जाते नहीं है। तीन ही एक्सिस होते हैं ना, एक्स वाई और जेड। नहीं, जी एक्सिस तो फिर वो 3D के लिए हो गया, उसकी बात नहीं कर रहा मैं। आई एम टॉकिंग अबाउट कि 2D में ही क्वाड्रेंट बनाने की बोल। क्वाड्रेंट भी हाँ उसी का पार्ट होता है। ठीक है, क्वाड्रेंट भी उसी का पार्ट होता है, बट आई एम सेइंग कि एक्चुअली ना आप क्या कर सकते हो कि जैसे एक वाई एक्सिस यहाँ पे है, ठीक है, एक वाई एक्सिस आप इस साइड भी डाल सकते हो। हाँ, ठीक है, पता है ना कि मल्टी एक्सिस होते हैं, समझे ना? ठीक है, उसको डालने के लिए आप एक्सिस ऑप्शन में जाके एक मिनट रुको, इसमें ना एक्सिस हमें ऐड करना पड़ेगा। गिव मी अ सेकंड। अच्छा नहीं, इसमें नहीं सपोर्ट करेगा, ठीक है ठीक है। नहीं, इसमें नहीं सपोर्ट कर रहा है वो मल्टी एक्सेस, पावर बीआई में सपोर्ट करता है, जब हम पावर बीआई में जाएंगे ना उसमें सपोर्ट करता है वो। ठीक है, इसके अंदर मल्टी एक्सेस नहीं सपोर्ट करेगा, ये मल्टी एक्सेस अलाउड नहीं है। हाँ, तो ठीक है, ये सब होता है मेरे पास। यहाँ से मैं अलग अलग एलिमेंट्स डाल सकता हूँ। उसके बाद मेरे पास टाइटल्स है कि मेरे को एक्सेस का टाइटल चाहिए। ठीक है, जैसे हम जब ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हम जब मार्किंग कर रहे होते हैं लास्ट में नहीं लिखते कि लेट्स से हमारा एक्सेस अगर टाइम है तो हम टाइम लिख के ऐसे एरो डाल देते हैं, दैट इज द टाइटल ना। सो वो ऐड करने के लिए होता है यहाँ पे कि प्राइमरी करना है, प्राइमरी हॉरिजॉन्टल यहाँ पे ऑप्शन भी होते हैं इसमें। एरो फिर आप शेप से डाल सकते हो ना अलग से। हाँ। ठीक है, यूजुअली एरो डाला नहीं जाता, वो बस हम जब हाथ से ड्रॉ कर रहे होते हैं तब डालते हैं, यूजुअली एरो डाला नहीं जाता है। ठीक है, बट आप हाँ वो शेप से डाल सकते हो डालना चाहो तो। ठीक है, यहाँ पे देखो प्राइमरी हॉरिजॉन्टल मैंने किया तो एक्सेस टाइटल आ गया, प्राइमरी वर्टिकल पे गया तो यहाँ पे टाइटल आ जाएगा। यहाँ पे टाइटल डाल सकता हूँ कि आई वांट टू डिस्क्राइब कि ये एक्सेस किस बारे में है। ठीक है, तो यहाँ से वो डाल सकता हूँ मैं। देन प्रॉपर मेरे पास चार्ट का टाइटल आ सकता है कि मैं ये चार्ट किस बारे में, उसी के ऊपर प्रॉपर टाइटल डाल सकता हूँ। ठीक है, अब इसमें वही है कि अब चार्ट के ऊपर आएगा, सेंटर मतलब चार्ट के बीचों बीच चार्ट के ऊपर ही आएगा। पॉइंट सर स्टाइलिंग ऑप्शन है ये कि कहाँ पे आपको कैसे रखना है। ठीक है, डेटा लेबल्स है कि आपको डेटा के जो प्लॉटिंग है वो लेबल करवानी है नहीं करवानी है। बार चार्ट में हम यूजुअली कॉलम चार्ट में नहीं कराते हैं। जैसे आपने डॉट चार्ट बनवाते हो कभी आप, स्कैटर प्लॉट वगैरह होता है, डॉट्स अगर प्लॉट करवा रहे हो आप सिर्फ, वो कनेक्ट नहीं कर रहे, तो प्लॉटिंग थोड़ी सी नेसेसरी हो जाती है। ठीक है, यहाँ से वो कर सकते हो। ठीक है, फिर डेटा टेबल है कि एक्चुअल डेटा शो करना है आपको चार्ट के साथ, प्लॉटिंग के साथ एक्चुअल जो डेटा है कि जो प्लॉटेड है वो डेटा प्रॉपर वैल्यूज में शो करना है, तो इस तरीके से आप डेटा टेबल डाल सकते हो। ठीक है, तो मतलब बेसिकली नीचे देखोगे ना तो डार्क का 6321 है, तो ऊपर वाला जो ऑस्ट्रेलिया का प्लॉटिंग होगी उसमें डार्क का 6221 है। अब प्लॉट की वैल्यू भी देख सकते हो। ठीक है, इस तरह से ऐसे मतलब वही आगे डिजाइनिंग है कि आपको लेने की चाहिए नहीं चाहिए। ठीक है, देन आपका एरर बार्स है। ठीक है, कि कितना एरर पॉसिबल है इसमें। ठीक है, एरर बार्स होते हैं आपके बेसिकली मैथमेटिकल चीज होती है, एक्सेल कोई स्पेसिफिक चीज नहीं है ये। एरर बार्स बेसिकली आपके क्या होते हैं कि इसमें ना कितने चांसेस ऑफ एरर है, कितना एरिया मैं मान के चलूंगा एरर के लिए।
कि मान लो थोड़ा बहुत जैसे प्लस माइनस करते हुए, डेटा कलेक्ट करते हुए कहीं से भी एरर जनरेट हो जाते हैं ना, तो एरर बार मैं शो कर सकता हूँ कि अगर मेरे को पता है मेरा डेटा इनकम्प्लीट है या उसमें एरर है, तो मैं प्लॉट को एज इट इज प्लॉट में दिखा दूंगा, मैं एरर बार साथ में लगा दूंगा, ताकि जो भी पर्सन इस चार्ट को देख रहा है उसको भी पता हो कि हाँ इतना एरर पॉसिबल है इसके अंदर। समझ आया? करके दिखा मुझे। नहीं कर तो दिया, ये तो आया था। बेसिकली क्या पॉइंट है इसका, ये देखो, इसमें एक चार्ट की मैं बात कर लूं, ठीक है, इसके अंदर स्टैंडर्ड एरर लगाया मैंने। स्टैंडर्ड एरर का मतलब कि मैं ना एवरेज ले रहा हूँ कि इससे कुछ वैल्यू ऊपर कुछ वैल्यू नीचे पॉसिबल है होना उसका, ठीक है। तो मतलब ये मेरी एक्चुअल प्लेसमेंट है, जो बार है वो मेरी एक्चुअल प्लेसमेंट है, और इसके ना इतना ऊपर और इतना नीचे मार्जिन दे रहा हूँ मैं बेसिकली, कि जो भी यूजर इसे देखेगा ना उसको बताओ कि जो एक्चुअल बार की वैल्यू है ना वो इसके पूरे के बीच में लाई कर सकती है, जो दो लाइन है ना उसके पूरे के बीच में लाई कर सकती है। और ये देंगे कैसे हम स्टैंड? बस स्टैंडर्ड एरर पे क्लिक कर दिया ना मैंने, अगर अपने हिसाब से देना तो अपने हिसाब से देनी है उस पर क्लिक कर दो, खुल गया। तो कैसे करना है, तो यहाँ से जो एरर का अमाउंट है, स्टैंडर्ड एरर इज बेसिकली एक फिक्स अमाउंट होता है कि हाँ इतना ही एरर दे रहे हैं हम, ठीक है। अगर आपको अपने हिसाब से कस्टम कैलकुलेशन करवानी है, आपके पास एरर के फॉर्मूलाज हैं आपके पास, तो यहाँ से आप फाइंड वैल्यू, परसेंटेज, स्टैंडर्ड डेविएशन किसी भी कैलकुलेशन के बेसिस पे जा सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे लास्ट में कस्टम भी है, ठीक है। यहाँ से आप वैलिडिटी सेलेक्ट कर सकते हो, फिर आपको मैथमेटिकल इक्वेशन डालनी पड़ेगी अपने फॉर्मूला कि आप किस बेसिस पर अपना एरर कैलकुलेट कर रहे हो, ठीक है। इसलिए मैं ज्यादा कस्टमर ऑप्शन कहाँ से? ये इस पे जैसे ये वाला है ना मेरा, वो है सबसे नीचे। तो मैं यहाँ पे जाऊंगा, किसी भी डबल क्लिक कर दूंगा, ये खुलेगा, अब स्टैंडर्ड एरर के नीचे कस्टम है। ज्यादातर कस्टम में मैं जाना इसलिए प्रेफर नहीं करते क्योंकि ना एरर कैलकुलेशन आपकी ज्यादातर रिसर्च के टाइम पे ही होती है। अगर आप नॉर्मल सेल्स वगैरह में कंपनी में वर्क कर रहे हो तो एरर कैलकुलेशन इतनी ज्यादा नहीं होती है, ठीक है। तो इस वाले ऑप्शन का इतना ज्यादा यूज होता नहीं है। ये यूज कहाँ पे होता है, जहाँ पे आपकी रिसर्च हो रही होती है, जहाँ पे पॉइंट के बाद 5-5 6 नंबर्स की वैल्यू होती है ना, वहां पे इसका यूज आता है। बट द पॉइंट इज कि जब आप इस लेवल पे वर्क कर रहे हो तो फिर आप एक्सेल में वर्क ही नहीं करते हो, सॉफ्टवेयर से चीजें होते हैं उसके लिए। तो एक्सेल ने फीचर दे रखा है बट यूजेबल फीचर है नहीं है, ठीक है। तो अगेन हम एलिमेंट्स पे वापस आ रहे हैं, हमने एरर बात देख लिया। अब हम ग्रिड लाइन दिखा सकते हैं कि अभी मेरे पास सिर्फ प्राइमरी हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, चार्ट के पीछे देखोगे ना हॉरिजॉन्टल लाइंस है, उसकी बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अभी हॉरिजॉन्टल लाइंस है, मैं यहाँ से वर्टिकल लगा सकता हूँ, ठीक है। माइनर हॉरिजॉन्टल भी लगा सकता हूँ कि मतलब प्राइमरी वाली जो आएंगे उसके बाद वो है, और फिर प्राइमरी माइनर वर्टिकल भी लगा सकता हूँ। पॉइंट इज कि मैं इसमें कॉम्बिनेशन भी बना सकता हूँ, मैं चारों सेलेक्ट कर दूंगा, चारों आ जाएंगी, ठीक है। टाई हटानी हो तो सब पे उस पर बता दो जैसे हाँ, है ना? मतलब मैं ना अभी ऑप्शन के ऊपर हवर कर रहा हूँ, इस चीज को याद रखना कि मैं जो ऑप्शन दिखा रहा हूँ ना उनके ऊपर हवर कर रहा हूँ। हवर करने का क्या मतलब होता है कि मेरे को ना सिर्फ प्रीव्यू दिख रहा है कि अगर मैं इस ऑप्शन पे क्लिक कर दूंगा तो ऐसा हो जाएगा, ठीक है। क्लिक नहीं कर रहा हूँ मैं, तो मेरे चार्ट में चेंजेस नहीं हो रहे हैं। अभी स्टैंडर्ड वाले एरर वाले पे मैंने क्लिक किया था तो वो चेंज मेरा चार्ट पे हो गया, ठीक है ना। ठीक है, उसके बाद लेजेंड के ऊपर है कि मेरे को लेजेंड की पोजीशन कहाँ पे चाहिए। अभी बाय डिफॉल्ट राइट पे मेरा लेजेंड है, मैं उसे टॉप पे, लेफ्ट, बॉटम में भी बदल सकता हूँ। या लेजेंड अगर मेरे को हटाना है तो हटा भी सकता हूँ, ठीक है। नन का ऑप्शन है वहां पे, ठीक है ना। उसके बाद ट्रेंड लाइंस आती है। ट्रेंड लाइंस इन द वेरी बेसिक सेंसेस कि आपके डेटा को समराइज करने के लिए यूज होती है ये, ठीक है। कि अब आपके पास एक लेट्स से बार चार्ट है, ठीक है। ये वाला तो नहीं, नॉर्मल सिंगल सिंगल बार वाला प्लॉटिंग चार्ट है, ठीक है। अब आपको ना समझ नहीं आ रहा कि उसकी जो कर्व है वो किस तरीके से बन रहा है ना, कि इस तरीके से ग्रो किया फिर डाउन भी दिख रहे हो, अप भी दिख रहे हैं, है ना। तो आप ट्रेंड लाइन लगा देते हो। ट्रेंड लाइन क्या करती है कि वो ना आपको डेटा को समराइज कर पाती है, ठीक है। और काफी सारी ट्रेंड लाइन होती है, लीनियर, एक्सपोनेंशियल, लीनियर फोरकास्ट एंड मूविंग एवरेजेस, ठीक है। इसमें अब जाओगे तो एक्चुअली प्योर मैथमेटिकल, थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ, ठीक है। लीनियर इज जो डेटा है उसी के बेसिस पे प्लॉटिंग, ठीक है। कि मतलब इसमें हम कुछ अलग से कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं, जो डेटा है उसी के बेसिस पे लाइन प्लॉट कर रहे हैं,
ठीक है। तो लीनियर बेसिकली आपकी, छोटा कर दूं कि अच्छा इसमें अब 3 है ना, तो मैंने बताया था वो स्टैंडर्ड वाले पे डलती है, सिंगल वाले पे 3 पे डाल नहीं सकते आप। ट्रेंड लाइन एक चार्ट में एक ही होती है, ठीक है, और ट्रेंड लाइन पूरे चार्ट को समराइज करती है। इसको समराइज करने के लिए हमें 3 समरीज चाहिए ना। डार्क वाले पे करके दिखा। हाँ, डार्क वाले पे मैं ओके करूंगा, मेरी डार्क के हिसाब से ट्रेंड लाइन बन गई है। इसको देख के मेरे को पता लग रहा है ऑन एन एवरेज मेरी ऑस्ट्रेलिया में ज्यादा है, और फिर उसके हिसाब से घटती चली जाती है। ये होता है आपका ट्रेंड लाइन, ठीक है। क्या इससे में इंडिया से ज्यादा हाँ, इंडिया की ज्यादा है, डार्क पे लगाई ना भाई इस सिस्टम। हाँ, ब्लू वाली पे लगाई है, ठीक है ना, ठीक है। अब इसके अंदर आपकी मल्टीपल कैलकुलेशन आ जाती हैं। जो ट्रेंड लाइन होती है वो अलग अलग पर्पसेस के लिए होती है, जैसे जो लीनियर वाली होती है ये ज्यादातर हम सेल्स के लिए, प्रॉफिट्स के लिए, इन सब के लिए यूज करते हैं, ठीक है। और हमें सब सेल्स या प्रॉफिट ये सब देखना है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक एक्सपोनेंशियल होती है, उसके बाद हमारे पास एक्सपोनेंशियल होती है। मैं ना इसको हटा देता हूँ, मैंने एक बार इसको हटाया। उसके बाद मेरे पास एक्सपोनेंशियल होती है। एक्सपोनेंशियल का कहाँ पे यूज होता है, जब मेरे को ना अगर मेरे डेटा में छोटा सा भी चेंज आ रहा है, वो बहुत बड़ा होके दिखे, तब हम एक्सपोनेंशियल यूज करते हैं, ठीक है। इसका यूज कहाँ पे होता है, इसका यूज सबसे ज्यादा होता है जब आप किसी प्रोडक्शन उसमें वर्क कर रहे हो, यहाँ पे मशीनरी है बहुत बड़ी बड़ी, बहुत सारी मशीनरी लगी हुई है, एंड प्रॉपर कुछ प्रोड्यूस हो रहा है कोई प्रोडक्ट, ठीक है। कोई फैक्ट्री है बेसिकली। मैथमेटिकल जो होता है वो ये होता है कि लोग स्क्वायर में नहीं वैल्यू होते। बढ़ती है, स्क्वायर में। अच्छा एक्सपोनेंशियल, अच्छा वो बोलोगे स्केल अलग होता है, हाँ एक्सपोनेंशियल स्क्वायर में बढ़ती है तो वैल्यूज। फिर उसमें जाना पड़ेगा हमें इसको करने के लिए स्टडी। नहीं, अगर एक्सपोनेंशियल को ही स्टडी करना चाहते हो तो डेफिनेटली उसमें जाना पड़ेगा, ठीक है। नहीं, ये सारे जितने भी ऑप्शंस हैं इनको करना हो तो फिर वो नहीं आप नहीं, देखो पॉइंट इज यहाँ पे आप बेसिकली इनको प्लॉट कर सकते हो, एक्सेल आपको कैलकुलेशन सारी करके देता है, आपको पता होना चाहिए कौन सी किस लिए कैसे यूज होती है, उतना काफी है। अगर आपको इन डेप्थ पढ़ना है तो फिर फॉर्मूला से जाना पड़ेगा, यहाँ पे करने के लिए फॉर्मूला की नीड नहीं होती है, ठीक है। जैसे मैं ब्रीफ एग्जांपल दे रहा हूँ ना सबके, कि ये यहाँ पे यूज होती है, यहाँ पे यूज होती है, बस उतना ही पता होना काफी हो जाता है, ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल की बात कर रहा था, एक्सपोनेंशियल में ज्यादातर आपकी फैक्ट्रीज वगैरह में यूज होती है, ठीक है। कि मान लो कोई मशीन खराब हो रही है, राइट, और उसमें कोई छोटा मोटा डिफेक्ट आ रहा है, तो डिफेक्ट की जो रीडिंग्स होती है वो मेरे को काफी बड़ी होकर दिखे, ताकि मेरा ध्यान जल्दी जा पाए उस डिफेक्ट पे, एंड मैं उसको फिक्स करवा पाऊँ। कि छोटा मोटा डिफेक्ट होगा वो मैं एरर समझ के भी हटा सकता हूँ वैसे तो, है ना। छोटा मोटा डिफेक्ट आ रहा है तो मैं एरर समझ के भी हटा सकता हूँ, राइट। बट अगर मैंने एक्सपोनेंशियल रीडिंग ले रहा हूँ उसकी मैं, तो जो छोटा मोटा डिफेक्ट होगा उसकी रीडिंग बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, बट जो एरर होगा, एरर पे थोड़ा ना एक्सपोनेंशियल जो लगा हुआ है, तो उसकी रीडिंग उतनी रहेगी, तो वो डिफरेंशिएट हो जाएगा बेसिकली वो, ठीक है। इसलिए हम एक्सपोनेंशियल यूज करते हैं। तो मैं इस पे भी लगाना चाहूंगा एक्सपोनेंशियल, डार्क पे लगा देते हैं, तो इसमें फर्क ही नहीं पड़ेगा ज्यादा, लीनियर ही लगेगा क्योंकि डेटा बहुत कम है ना हमारे पास। एक्सपोनेंशियल देखने के लिए आपको बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ डेटा चाहिए होता है, ठीक है। और एक्सपोनेंशियल में ज्यादातर क्या होता है कि चेंजेस ना लास्ट में जाके आते हैं, तो अब मतलब आई डोंट नो आपको दिखेगा या नहीं दिखेगा, मैं ना दोनों प्लॉट करके दिखाता हूँ तब आपको डिफरेंस दिख जाएगा। नहीं सर, ऐसा नहीं, मतलब वो जब भी होता है ना, जब वो फॉर्मूला एप्लीकेबल हो, स्क्वायर वाला जो होता है एक्सपोनेंशियल का फॉर्मूला, अब इसमें तो ये किसी में बढ़ रहा है किसी में घट रहा है, तो इसमें तो हाँ। लगेगा ही नहीं वो एक्सपोनेंशियल वाला। क्यों नहीं लगेगा, नहीं लग सकता ना, क्यों नहीं लग सकता, एक्सपोनेंशियल का क्या फॉर्मूला होता है। मतलब जो भी जैसे कोई भी वैल्यू है, तो फॉर एग्जांपल y की कोई वैल्यू है, तो जो x की वैल्यू है वो उसकी स्क्वायर में बढ़ रही है। अच्छा, हाँ, तो ये तो आप थ्योरी बता रहे हो ना, ये स्टैट्स थ्योरी का पार्ट होगा, स्टैट्स थ्योरी का प्रैक्टिकल स्टैट्स पे भी तो होगा उसके बाद। प्रैक्टिकली एक्सपोनेंशियल कहाँ पे प्लॉट करूंगा मैं, अगर मेरे को एक्सपोनेंशियल रीडिंग लेनी है तो मैं कैसे लूंगा। अभी 2 मिनट देना गाइस, ठीक है, 2 मिनट में आते हैं इस टॉपिक पे वापस। जो मेरे को अगर एक्सपोनेंशियल रीडिंग लेनी है, आपने चलो मैंने माना कि आपका जो एक्सपोनेंशियल होता है वो 1 1 2 4 ऐसे हो जाएगा, है ना, या फिर 1 1 2 4 ऐसे हो जाएगा, 1 1 2 वाई पे बढ़ेगा ना स्क्वायरली, वाई पे स्क्वायर में बढ़ेगा,
हाँ क्योंकि ऐसा होता है ना एक्सपोनेंशियल। हम्म, हाँ तो y में स्क्वायर में बढ़ेगा तो 2 4 हो गया, फिर आपका 3 9 हो गया, है ना। यूज कहाँ पे करूंगा इसको? जो वैसे वैल्यू बढ़ेगी या Square वैसे में- ही वैल्यू घट रही है, रियल लाइफ में कहाँ पे स्क्वायर में वैल्यू बढ़ती है घटती है? वो तो डेटा पे डिपेंड करता है ना। नहीं नहीं, रियल लाइफ में आप कुछ भी एग्जांपल ले लो, इसमें कहाँ पे होता है ऐसा? हो सकता है इससे। सोचो। सर अभी याद नहीं आ रहा, नहीं तो एग्जांपल्स बहुत हैं। नहीं रियल लाइफ में ना एक्चुअली हमें ये वाला ग्राफ कभी प्लॉट करने की नीड नहीं पड़ती है, सिर्फ ना एक्सपोनेंशियल जो ग्रोथ होती है वो क्या होता है, एक्सपोनेंशियल कर्व क्या होता है वो एक्सप्लेन करने के लिए पढ़ाया जाता है, ठीक है। मतलब वो कर्व इस वाले डेटा पे लग जाएगा, मैं ये हाँ वो कर्व ही लगा है जेड वाले डेटा पे, ठीक है। ठीक है ना। एक मैं काम करता हूँ, रुको, इसमें मैंने ये वाली कौन सी लगाई थी, ये लीनियर है ना, ठीक है, इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ, कलर कर देते हैं से रेड, ठीक है। और जो मेरी एक्सपोनेंशियल है, अच्छा इसका कलर मैं कर देता हूँ येलो, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट पता लगेगा, ठीक है। आपके वाले पॉइंट को मैं बाद में क्लियर भी कर दूंगा, बट इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ क्योंकि ये ना डेटा हमारा बहुत ज्यादा सिमिलर टाइप का है तो इतना ज्यादा पता नहीं लग रहा। बट जो मैंने डेटा डाला तो जो रेड वाली लाइन है दैट इज माय लीनियर लाइन, येलो वाली है एक्सपोनेंशियल है, येलो दिख नहीं रही होगी आई थिंक, है दिख रही है ना क्लियरली, ठीक है। ये येलो वाली लाइन है दैट इज माय एक्सपोनेंशियल लाइन, ठीक है। तो लीनियर में देखो, लीनियर में हल्की सी ग्रोथ थी, एक्सपोनेंशियल में से बढ़ा के दिखाया, एक्सपोनेंशियल से बढ़ा के दिखाया। लीनियर जब डाउन आई तो एक्सपोनेंशियल उससे पहले नीचे भाग गई, समझ लो। बेसिकली जो भी चेंजेस होते हैं एक्सपोनेंशियल उसको बढ़ा के दिखाता है। एक्सपोनेंशियल का बेसिक मतलब यही होता है कि जो भी चेंजेस होते हैं एक्सपोनेंशियल उसे बढ़ा के दिखाता है, ताकि जैसे मैंने एग्जांपल दिया फैक्टर्स वगैरह में डिफरेंट जल्दी रिएक्ट हो पाते हैं इससे, ठीक है। और ना पॉइंट, इसका एक सबसे बढ़िया एग्जांपल जो एक्चुअली अभी मार्केट में यूज भी हो रहा है दैट इज की मशीन्स जब फैक्ट्री में वर्क हो रहा होता है तो मशीन्स वाइब्रेट करती हैं, है ना। तो उस वाइब्रेशन की फुटेज कैप्चर हो रही होती है, मशीन्स पे टोटल कैमरास लगे होते हैं, वाइब्रेशन की फुटेज कैप्चर हो रही होती है, एंड वो वाइब्रेशन ना देन आपको जो फुटेज आ रही है उसको एक्सपोनेंशियली इंक्रीज किया जाता है, मतलब जो फुटेज एक्चुअली आउटपुट में आई उसमें वाइब्रेशन जितनी हो रही है उससे एक्सपोनेंशियल ज्यादा दिखाई जाती है, ताकि जो डिफेक्ट है ना वो बहुत ज्यादा वाइब्रेट करके दिखाए। कि मान लो वाइब्रेशन में जब चेंज हुआ तो लेट से 1 सेकंड में 5 बार वाइब्रेट कर दी, 5 बार हिल रहा था, वो 6 हुआ, मैं उसे एरर समझ के हटा दूंगा, ध्यान नहीं दूंगा, राइट। बट जब मैं एक्सपोनेंशियली देख रहा हूं तो वो कुछ 5 का 25 और 6 का 36, 25 से 36 हो गया, तो डिफरेंस बड़ा आ गया ना, तो यहाँ पे मैं ध्यान ज्यादा चाहिए, इसलिए यूज होती है एक्सपोनेंशियल्स, ठीक है। जो पढ़ाई जाती है वो बेसिकली समझाने के लिए पढ़ाई जाती है कि होता क्या है, पॉइंट, ठीक है। उसके अलावा आपके बाकी ट्रेंड लाइन्स होती है आपके पास लीनियर फोरकास्ट वाली है, इसको आप यूज करते हो जब आपको सेल्स वगैरह फोरकास्ट करना होता है। आगे दिखाऊं तो आपके लगा देते हैं इसको भी, ठीक है। हमारी ये देखो ये बन गया ना फोरकास्ट, इस तरीके से होता है, जो पैटर्न चल रहा है उसके हिसाब से आगे क्या पैटर्न बनने वाला है वो दिखाएगा। ये वाली यूजुअली आप जब एक्स एक्सिस पे आपका डेट का डेटा हो ना तब लगाई जाती है, कि जैसे 1 साल 2 साल का आपने डेटा दिया तो आगे क्या होने वाला है फोरकास्ट करने के लिए वो ये यूज की जाती है, ठीक है। यहाँ पे तो फर्क पता नहीं लगेगा अभी ज्यादा, ठीक है ना। सो उसके बाद हमारे पास जो बचती है दैट इज मूविंग एवरेज। यूके की तो ज्यादा है ऑस्ट्रेलिया से। हाँ बट मैं बताया ना कि जो ट्रेंड लाइंस हैं ये इस वाले डेटा के लिए बनी नहीं है ना, ये वाली बनी है आपकी उसके लिए जब एक्सिस एक्सिस पे आपका टाइम हो, बनी है ना ये, तो उसके हिसाब से तो टाइम चल रहा है ये, उसके हिसाब से वो ये नहीं देख रहा, उसको थोड़ा पता कि कंट्री क्या होती है क्या नहीं, ट्रेंड लाइंस के हिसाब से तो टाइम चल रहा है ना। और वो बताएगा कि ओवर द टाइम क्या रिजल्ट आ रहा है, तो वो एवरेज आउट करके दिखाता है लिनियरली कि ओवर द टाइम तुम्हारी गिर रही है, बेशक तुम्हारी बीच में बड़ी भी है बट ओवर द टाइम गिर रही है, इसलिए यूज होती है देखने के लिए।
तो एक काम करते हैं ना, इतना क्या सोचना है, डाल देते हैं टाइम इस पे। ऑर्डर डेट डाल देंगे हम, तो इसको रिमूव करना पड़ेगा। तो गलत है ना, रिमूव कर देते हैं और इधर मैं डाल दूंगा आपका ऑर्डर। ठीक है, देखो अब पता लग रहा होगा आपको क्या हो रहा है। देखो अब ये क्या दिखा रहा है कि 2022 में सेट कर लेते हैं, हाँ 2022 से 23 में 24 में टोटल ग्रोथ आ रही थी। तो ओवर द टाइम हमारी ग्रोथ ही आती रहेगी, अभी ग्रोथ चल रही है इस, और कहां तक जा सकता है, यहाँ तक। ठीक है, एक्सपेक्टेड नंबर हमारा कुछ 14,000 क्रॉस कर सकता है ना। ये फोरकास्टिंग के लिए होता है। और वही बाबा एक्सपोनेंशियल वाली लाइन देखो ध्यान से, अगर तो लीनियर वाली लाइन हल्की सी हिलेगी, एक्सपोनेंशियल वाली लाइन बहुत ज्यादा हिल जाएगी उसके कंपैरेटिवली। डार्क के लिए हाँ सिर्फ डार्क पे लगाया हुआ है मेरे ख्याल से, ऑरेंज वाले के लिए करना है। ऑरेंज वाले के लिए कर देते हैं, हटा देते हैं। ऑरेंज वाला कौन सा है हमारा, मिल्क, इस पे लगा देते हैं। लेंस लेट से लीनियर ही लगाते हैं, इसको मैं मिल्क पे लगा दूंगा। लो मिल्क वाली भी ग्रोथ ही कर रही है। अरे तुम ट्रेंड लाइन को ये मत समझो कि वो चार्ट के हिसाब से मूव करेगी। ट्रेंड लाइन इज बेसिकली कि ऑन एन एवरेज तुम्हारा क्या हो रहा है। ठीक है, इसको रुको इसकी ना एक बार इसको एक्सपैंड कर देते ताकि मेरे पास डेटा ज्यादा आ जाए, है ना। इसको मैं पूरा एक्सपैंड कर देता हूँ मंथ वाइज, यहाँ पर सीधा मंथ ही लगाते हैं, नहीं कैटेगरी चाहिए हमें ना। लो ठीक है, अब सिर्फ इसको छोड़ दो, जो लास्ट के दो पार्ट है उनको छोड़ दोगे, सिर्फ इस वाले पार्ट को देखोगे। और रिमेंबर कि हमने ना ऑरेंज वाली पे लगा रखा है ये, ठीक है। यार एरर बार भी हटाता हूँ, एक मिनट देना। ठीक है, अब ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, रिमेंबर कि हमने ऑरेंज वाली पे लगाई हुई थी, ठीक है। अब क्योंकि इसके पास सबसे पहले पिछले का डाटा नहीं था, तो ये यहाँ से इसने शुरू किया कि कंपैरेटिवली बाकी चीजों के हमारे पास जो ऑरेंज वाली की सेल्स है काफी कम है ना। फिर ओवर द टाइम ऑरेंज वाले ने सेल्स गेन करी, क्योंकि देखो यहाँ पे गेन किया, 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 गेन कर रही है। ठीक है, ऑरेंज वाली गेन कर रही है उसके बाद से। ठीक है, अब तुम बोलोगे कि यहाँ पे फिर से गिर रही है, लेकिन इस कंपैरिजन के हिसाब से यहाँ पे नहीं गिर रही है, इसके हिसाब से अभी भी गेन है। ये आपका रिमेंबर पॉइंट्स नहीं प्लॉट कर रहे हो आप, पॉइंट्स तो आपने बार चार्ट से प्लॉट कर ही लिए हैं। ट्रेंड लाइन है कि ओवर द टाइम ऑफ ट्रेंड कैसे चल रहा है। और बेसिक तरीके से समझाता हूं, सेल्स का सिंपल इसमें ना ये सब भी हटाते हैं, सिर्फ कैटेगरी रखते हैं। कैटेगरी में कैटेगरी में बस 3 हो जाएंगे ना, तो सब कैटेगरी हटाता हूँ इसमें से, ठीक है। और सिंगल नहीं है ना कुछ, अच्छा मैं लेजेंड हटा ही देता हूँ, काम करता हूँ। हाँ, अभी मेरी ओवर द टाइम सेल्स है, ठीक है। इस पे लगाते हैं ट्रेंड लाइन, ट्रेंड लाइन लगाई मैंने, देखो ओवर द टाइम मेरी सेल्स बढ़ रही है, इसका मतलब वो है। अब पॉइंट इज कि हमने ये दोनों भी लगा रखे हैं, तो वो थोड़ा सा इशू दिखाएगा ऑब्वियसली, क्योंकि इसके हिसाब से यहाँ पे ग्रोथ बहुत ज्यादा आ गई, क्योंकि ये दो बहुत बड़े बड़े बार आ गए। बट ओवर द टाइम हमारी सेल्स बढ़ रही है। अगर मैं सिर्फ इतना पार्ट भी देखूं ना, इतना पार्ट भी देखूं, वो टाइम हमारी सेल्स बढ़ रही है, बेसिकली वो दिखा रहा है। अब तुम नेगेटिव से क्यों स्टार्ट हो रहा है? क्योंकि इसके पास पिछला डेटा नहीं था ना, जब डेटा नहीं होगा हमेशा नेगेटिव से स्टार्ट होगा, कंपेयर करने के लिए कुछ नहीं है ना उसके पास।
तो मतलब हम ये बोल सकते हैं कि जो ट्रेड लाइन है वो ये शो करेगी कि सबसे स्टार्टिंग में क्या था और सबसे लास्ट में। हाँ, बेसिकली आप इस तरीके से बोल सकते हो, बेसिकली ओवर द टाइम क्या रिजल्ट रह रहा है आपका, ठीक है, ओवर द टाइम। कोई ऐसी लाइन है जो डेटा के अकॉर्डिंग शो हो? वो तो ये होता है ना फिर आपको यहाँ से वो कहाँ गया, चेंज स्टार्ट, अच्छा हाँ, वो जो ऑप्शन है उसमें हाँ वो कहाँ गया, अच्छा पिवट टेबल पे जाके, चार्ट का। और दूसरा टेबल ही बना लूंगा ना यहाँ पे जाके, पिवट चार्ट में जाके, चार्ट बना लाइन वाला, चार्ट बनाना। ये करेंगे वो चीज। ट्रेड लाइन मतलब यही दिखाएगी स्टार्टिंग से एंडिंग। ट्रेंड लाइन का काम ही वही होता है, ट्रेंड लाइन यूज ही इसीलिए होती है, ठीक है ना, ट्रेंड लाइन यूज ही इसीलिए होती है। इसमें ना एक मैंने स्लाइसर डाल रखा है, सब 2023 का देखते हैं, ठीक है, 2023 पेंशन क्यों नहीं अलाउ कर रहा है, हाँ कर दिया इसने, ठीक है। अब देखो 2023 का अगर मैं सिर्फ कंपेयर कर रहा हूँ, अब क्योंकि इस बार 2022 का रेट आया तो तब पिछले साल से कैसा रिजल्ट आया है, तब इसने स्टार्टिंग यहाँ से कर दी है, ठीक है, एंड ओवर द टाइम मेरी सेल्स फ्लैट लाइन होती है, मतलब ना ज्यादा बढ़ती है। हाँ मतलब बहुत स्लोली बढ़ रही है, देखो अगर तुम ध्यान मतलब से, सर ये एवरेज है, काइंड एवरेज, हाँ एवरेज ही लेते हैं। रोलिंग एवरेज कह सकते हो इसे, कि हर एक जैसे मंथ वाइज है ना, तो हर एक मंथ के हिसाब से हमारी एवरेज का क्या फर्क पड़ रहा है, थ्रू आउट ईयर का। थ्रू आउट ईयर हमारी एवरेज किस तरीके से बढ़ रही है, वो कह सकते हो आप ये इसमें। कमोडिटी से तो लेना देना नहीं, मतलब टोटल का एवरेज है। हाँ मतलब कि जनवरी वाले मंथ में पिछले के कंपैरेटिवली एवरेज क्या थी, फिर फरवरी कम हुई तो इसने मतलब ग्रोथ स्टिल दिखाई, बट क्योंकि डेटा ऐड हुआ एवरेज तो बढ़ी गई ना, फिर मार्च वाला भी ऐड हो गया, जोड़ बढ़ जाएगी, मेरा पॉइंट, ठीक है। एक्सपोनेंशियल वाला इसी को बहुत ज्यादा डीप में करके दिखा देता है, बस कि थोड़े से भी वो आएगा फर्क तो बहुत ज्यादा दिखा देगा। एक्सपोनेंशियल अगर मैं ऐड करूंगा इस पे, देखो और थोड़ा सा फर्क आ रहा है तो वो बहुत ज्यादा दिखा देगा, अब कौन सी लाइन कौन सी वो डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे, बट देख रहे हो तुम, थोड़ा ही डिफरेंस है दोनों में, है ना, थोड़ा ही डिफरेंस है दोनों में, ठीक है। और एक्चुअली लीनियर एंड एक्सपोनेंशियल बहुत क्लोज ही होते हैं, उतना डिफरेंस होता नहीं है दोनों में, ठीक है। उसके अलावा हम लास्ट की बात कर रहे थे, लीनियर फोरकास्ट भी समझ आया कि अभी ऐसे चल रहा है, अभी तुम्हारा 2023 का ऐसा चल रहा है और इसी तरीके से रहने वाला है, मतलब कि उस एवरेज की बेसिस पे बता दें कि अगर ये एवरेज चल रही है तो आगे लाइन को उसने प्लॉट किया, लाइन को स्ट्रेट सीधा खींच दिया, बस, ठीक है, यही होता है ट्रेंड फोरकास्टिंग। अब आती है एक थोड़ी सी इंपॉर्टेंट वाली जो बहुत ज्यादा यूज की जाती है, दैट इज कॉल्ड मूविंग एवरेज, ठीक है। तो मैं मूविंग एवरेज डालूंगा तो तुम्हें जैसे तुम बोल रहे हो ना वो दिखेगा भी, ये देखो, हाँ ये होती है मूविंग एवरेज, ठीक है। इससे तुम ट्रेंड वगैरह पे, मतलब ट्रेंड लाइन में एक्सेल में ऑप्शन होता है ये, बट ट्रेंड नहीं देखते हो उससे तुम, इससे तुम ना देखते हो कि तुम्हारा जो डेटा आ रहा है, डेटा किस तरीके से हिल रहा है, सर शुरू से क्यों नहीं? क्योंकि उसे मूविंग एवरेज का एक बफर चाहिए होता है। क्या मूविंग एवरेज? बहुत बेसिक से बताऊं तो एवरेज निकालने के लिए अगर मैं बोलूं मैंने 500 रुपए की सेल करी आज, एवरेज क्या हुआ मेरी सेल का, और मैंने मान लो अगले दिन फिर मान लो मैं बोल रहा हूँ 700 रुपए की और सेल कर ली मैंने, अब एवरेज क्या हुआ, टेबल मर्ज नहीं हो पा रही। मर्ज नहीं हो पा रहे, ड्रॉप कर दो उसको अभी, आप अगले क्वेश्चन पे चले जाओ, 600 हुआ है ना। तो एवरेज एक्चुअली देखने के लिए हमें दो वैल्यू तो मिनिमम चाहिए ना, 500 पे तो एवरेज नहीं निकालूंगा मैं, तो वही से बफर लिया है इसने, जनवरी को बफर लिया, फरवरी से वैल्यू दिखा दी, ठीक है। तो जनवरी जब हुई थी, इसको बोलते हैं मूविंग एवरेज, नहीं, वो आप कह रहे हो ना वो लिया बफर बफर, तो नॉर्मल वैसे इंग्लिश वर्ड है, एक्चुअली इसको बफर नहीं बोलेंगे वो, क्या ये होती है आपकी मूविंग एवरेजेस, ठीक है। ये बहुत ज्यादा यूज की जाती है, इसके बहुत सारे अलग अलग वेरिएंट्स आते हैं, और तुम में से कोई भी ट्रेडिंग
मैंने कब बोला उससे कुछ सिखा रहे थे आप। भाई, चीजें तो सिखाता ही रहूंगा ना मैं, अब कुछ सोच समझ के डाउट आता है इस तरीके से डेटा आपका स्विच रोज एंड कॉलम्स, कि आपको रोज एंड कॉलम्स को स्विच करना है, कि जो वैल्यूज हैं वो आपकी एक्स एक्सिस पे प्लॉट करनी है, टाइम वाई पे चलना चाहिए, तो सबसे आ जाएगा। ठीक है, देन सेलेक्ट डेटा। सेलेक्ट डेटा मैंने तो मैप के टाइम पे बताया था शायद से, तो मैप प्लॉट कर देते हैं, कोई बात नहीं बताया था, तो जब हम उसको प्रॉपर नॉर्मल चार्टिंग करेंगे तब बताऊंगा सिलेक्ट डेटा का काम ना। ठीक है, सिलेक्ट डेटा का नाम से समझ आ रहा होगा, वैसे हम डेटा सिलेक्ट करते हैं, बस कैसे क्या करते हैं वो जब नॉर्मल चार्टिंग पे आएंगे तब बताएंगे। ठीक है, उसके बाद अच्छा ये वाला चेंज चार्ट टाइप, वही मैं किसी को ढूंढ रहा था, यहाँ से मैं इसका टाइप चेंज कर सकता हूँ कि मेरे को अब इसकी जगह पे लेट से बार चार्ट देखना है, कुछ और देखना है, तो वो देख सकता हूँ यहाँ से। ठीक है, और लास्ट में मूव चार्ट है, मेरे को इस चार्ट को किसी और शीट पे डालना है या कुछ करना है। ठीक है, और जब हमारे पास मेन पार्ट आता है थोड़ा सा, मतलब है तो ये भी पार्ट काफी छोटा ही, बट जो थोड़ा सा मेन है, दैट इज योर पिवट चार्ट एनालिसिस। ठीक है, दैट इज योर पिवट चार्ट एनालिसिस। ठीक है, पिवट चार्ट एनालिसिस में ऑलमोस्ट पिवट टेबल एनालिसिस की तरह होता है ये भी। ठीक है, जो मेन ऑप्शंस आपके आ जाते हैं, दोज आर योर these three: insert slicer, insert timeline and filter connections। ये जैसे हमने पिवट टेबल में पढ़े थे ना, एग्जैक्टली सेम है। ठीक है, वो टेबल पे वर्क कर रहे थे, यहाँ पे चार्ट पे वर्क करेंगे। एंड रिमेंबर कि क्योंकि हमारे टेबल और चार्ट कनेक्टेड है, तो हमारा जो टेबल पे लगा हुआ है वो चार्ट पे भी वर्क करेगा, जो चार्ट पे लगा हुआ है वो टेबल पे भी वर्क हम टेबल वाले स्लाइसर से मतलब चेंज कर इसमें मतलब सर जो टेबल में चेंज करेंगे वो चार्ट में चेंज हो जाएगा। हाँ। तो उसी से चेंज हाँ, मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे भी ऑप्शन देते हैं, तो एग्जैक्टली सेम ऑप्शन है। सेम ही है। हाँ हाँ, नहीं सब कुछ नहीं, तो चाहिए में डिफरेंस आएगा। ठीक है, देन उसके बाद आपके पास रिफ्रेश और चेंज डाटा सोर्स है। रिफ्रेशेस की आपका डेटा में कुछ अपडेट हुआ है, एंड यहाँ पे आपको अपडेट दिखना है, अगर रिफ्रेश कर लो वो डेटा फेच करके दोबारा प्लॉट कर लेगा, ये करता है रिफ्रेश का। ठीक है, चेंज डेटा सोर्स मतलब कि ये चार्ट का जो सोर्स है, कि अभी पिवट टेबल से आना है डेटा, वो कहीं और से आपको लेके आना है, तो आप चेंज कर दो डेटा सोर्स, है ना, कोई और टेबल आ गया या कुछ है तो उसके लिए। ठीक है, इसके बाद आपके पास क्लियर। क्लियर बेसिकली पिवट टेबल खाली कर देगा, आपको जो भी वैल्यूज वगैरह है खाली करनी है पिवट टेबल में, चार्ट की वैल्यूज खाली करनी है, खाली कर देगा क्लियर का, बेसिकली ये काम है। ठीक है, मूव चार्ट वही जो डिजाइन वाला था, हाँ डिजाइन में था ना मूव चार्ट, कि हमें किसी और शीट पे डालना है चार्ट को, वो होता है। ठीक है, उसके बाद आपके पास अगेन फील्ड आइटम्स एंड ये है सेट्स, इसमें कैलकुलेटेड फील्ड ज्यादा करते हैं। सॉल्व ऑर्डर भी यूज होता है, बट वो अभी हम आगे बताऊंगा ही, तो अभी नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, तो कैलकुलेटेड फील्ड तो आपको पता ही है, पिवट टेबल वाली, है ना, सेम वही है। ठीक है, अगर आपको कोई कैलकुलेटेड फील्ड चार्ट के अंदर डालनी है तो यहाँ से मिल जाएगी। ठीक है, हाँ हाँ बोला। अब आपके पास एक रिलेशनशिप आता है, ये आपके ना टेबल्स में ही होता है, टेबल्स में हमने शायद छोड़ दिया था इसे, है ना, क्योंकि इतना यूज नहीं होता ये। बेसिकली रिलेशनशिप्स का क्या मतलब होता है कि मान लो आपके ना डेटा दो टेबल के अंदर है, ठीक है, दो पिवट टेबल है, उनके अंदर डेटा है, तो आप क्या करोगे, उन दोनों को रिलेट कर दोगे, एक नया टेबल बना दोगे उन दोनों को रिलेट करके। ठीक है, तो रिलेशनशिप वही होते हैं कि मान लो जैसे मेरे पास ना दो टेबल है, कस्टमर्स का और ऑर्डर्स का। ठीक है, एक टेबल में मेरे कस्टमर की डिटेल है कस्टमर आईडी के साथ, और दूसरे टेबल में मेरे ऑर्डर की डिटेल है विद ऑर्डर आईडी एंड कस्टमर आईडी, कि वो ऑर्डर किस कस्टमर ने किया है ना। तो कस्टमर आईडी 1 to 1 इसे बताया था। हाँ, तो फिर रिलेशनशिप वही है बेसिकली। ठीक है, लास्ट में आपके पास आता है फील्ड लिस्ट एंड फील्ड बटन्स। तो फील्ड लिस्ट तो यही है, जो साइड में लिस्ट आती है, इसको हाइड शो करने के लिए होता है सिर्फ। ठीक है, फील्ड बटन्स आप कि मान लो आपने चार्ट ना पूरा प्रिपेयर कर लिया, ठीक है, आपको स्क्रीनशॉट लेना है या ऐसी रिपोर्ट में दिखाना है या प्रिंट करवाना है या कुछ भी कराना है, इन सारे बटन के साथ तो नहीं दिखाओगे, तो व्हाट यू डू इज कि आप इनको हाइड कर देते हो एक बार। अब ये एक्चुअली प्रिंटेबल है, गेटिंग अ पॉइंट, जो बटन वगैरह थे वो सब हाइड हो गए, तो ये प्रिंटेबल है, मैं इसको डायरेक्टली प्रिंट कर सकता हूँ। पेपर बटन का क्या काम है ना, सब प्रिंटेबल फॉर्मेट में आ गया कि मैं प्रिंट कर लूँ, पीडीएफ बना दूँ, जो भी है। ठीक है, ये होता है आपका पिवट चार्ट एनालिसिस।
सब एनालिसिस करते हो पूरा, ठीक है। तो इसके साथ पिवट का टॉपिक भी अब खत्म होता है, चार्ट्स का बचा हुआ है, चार्ट्स वाले पे हम कल स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्लियर है? ये सब करके देखना, एक बार करके देख लेना, ठीक है। रिकॉर्डिंग जैसे ही प्रोसेस हो जाएगी मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है। क्लास हम करते हैं यहीं पे एंड, चलिए। ओके गाइस, थैंक यू।